वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में हेशियन कैफे में सूटकेस लेकर आती है। ये एनजी से कहती है कि ये मुझे अभी तुम्हारे डैड ने दिया है, उन्होंने तुमसे ये कहा है कि तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप को ज्यादा मत थका लेना। एनजी कहती है कि क्या वो नीचे है, तो हेशियन कहती है कि नहीं, वो मुझे ये देने के बाद फौरन चले गए थे। एनजी अपने डैड को कॉल करती है लेकिन इसके डैड का नंबर बंद जा रहा होता है। सन कहता है कि आखिर क्या हुआ है। एनजी कहती है कि मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं लिंदाओ की टेक केयर करने के लिए उसके घर पर रहना चाहती हूँ। सन कहता है कि तुम्हारे डैड इसके लिए नहीं माने। एनसी कहती है कि अगर मेरे डैड माने नहीं होते तो वो मुझे ये सूटकेस नहीं देकर जाते। हेशियन कहती है कि एनसी के डैड को भी लिंदाओ की फिक्र है। इस बैग में लिंदाओ के लिए ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। लिंदाओ पीछे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। लिंदाओ को एनसी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब एनसी जब घर पर आकर बैग से ये सामान निकाल रही होती है तो लिंदाओ एनसी से कहता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे घर आने की परमिशन नहीं दी थी। एनसी कहती है कि अगर उन्होंने मुझे परमिशन ना दी होती तो वो मुझे ये चीजें नहीं देते। लिंदाओ कहते हैं कि फिर उन्होंने तुम्हारी कॉल क्यों नहीं उठाई। एनसी कहती है कि वो ड्राइव कर रहे थे इसलिए उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। वैसे भी तुम तो मेरे डैड को जानते हो, उनको बस ये डर है कि मैं शायद तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर सकती। लिंदाओ कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है। एनसी कहती है कि अगर मैं बीमार होती तो क्या तुम मेरी टेक केयर करने के लिए आते? अगर तुम्हारे पेरेंट्स इससे एग्री ना भी करते तब भी तुम आते ना। लिंदाओ कहता है कि हाँ। एनसी कहती है कि फिर ठीक है। आज एनसी रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होम आती है। केयर गिविंग टीम की लीडर चेन एनसी से कहती है कि हमारे नर्सिंग होम में एएलएस के पेशेंट्स की टेक केयर तो नहीं की जाती, लेकिन हम पैरालाइज्ड पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं। एनसी कहती है कि मुझे इस बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इंटर्न केयर गिवर के तौर पर अप्लाई करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एनसी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लिंदाओ के घर पर बेल होती है तो लिंदाओ दरवाजा खोलने के लिए जाता है। लिंदाओ के घर पर एनसी के डैड आए होते हैं। एनसी के डैड लिंदाओ को इस तरह से देखकर बहुत चौंक जाते हैं। एनसी के डैड कहने लगते हैं कि जब तुमने ब्रेकअप किया था तो मैंने हर चीज के बारे में सोचा था सिवाय इसके। तो लिंदाओ कहते हैं कि मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था। ये कहने लगता है कि मैंने जानबूझकर आपसे ये सब कुछ नहीं छुपाया और मैं जानता हूँ कि ब्रेकअप की वजह से एनसी को बहुत तकलीफ पहुंची थी। तो एनसी के डैड बात बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि एनसी की मॉम की डेथ तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। लिंदाओ कहता है कि मैं जानता हूँ। एनसी के डैड कहने लगते हैं कि एनसी की मॉम को कैंसर था। मैं सारा दिन टैक्सी चलाया करता था और रात में हॉस्पिटल में गुजारता था। उन 3 सालों में मैंने अपना 15 किलो वजन लूज किया था। लोगों को ये लगता था कि शायद मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन ऐसा असल में फिजिकल और मेंटली थकावट की वजह से हुआ था। मैं बहुत बेबस महसूस किया करता था, लेकिन उस टाइम पे जब भी मुझे कोई टेम्पल नजर आता था मैं वहाँ पर प्रे करने के लिए चला जाता था कि शायद मेरी बीवी को जिंदगी मिल जाए, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ और एनजी की मॉम की डेथ हो गई। मैं पहले अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल पे इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि हॉस्पिटल की स्मेल से मुझे वही सब सीन याद आते थे जो मैंने एनजी की मॉम के साथ हॉस्पिटल में गुजारे थे, जिनको मैं शायद चाहकर भी नहीं भुला सकता। लिंदाओ कहते कि इसलिए आप नहीं चाहते कि एनजी भी आप जैसी हो जाए। डैड कहते हैं कि हाँ, मैं वाकई में ऐसा नहीं चाहता क्योंकि इस तरह के दिन गुजारना खुद को टॉर्चर करने जैसा है। डैड कहते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हो रहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेटों की तरह हो, लेकिन मैं एनजी का डैड हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने सफर किया है मेरी बेटी भी उसी तरह सफर करे। लिंदाओ कहता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो एनजी लास्ट इंसान होता जिस पर मैं बर्डन बनना चाहता। मेरा एनजी के लिए प्यार आपसे कम नहीं है। एनजी के डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ। डैड कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर आया तो इसलिए था ताकि मैं तुमसे ये कह सकूं कि तुम मेरी बेटी को जाने दो, लेकिन मुझे तब भी बहुत बुरा लगेगा जब एनजी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने एनजी को रोकने की कोशिश की थी लेकिन एनजी ने मेरी बात नहीं मानी। शायद ये किस्मत है। एनजी की मॉम के टाइम पर भी मुझे लोगों ने कहा था कि मुझे एनजी की मॉम पर गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। इसलिए जब तक हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद भी है तब तक हम इस सब के खिलाफ लड़ सकते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल ही हमारी मदद कर सकती है। मैं जानता हूँ कि एनजी की विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी विल भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि तुम दोनों को एक साथ ये सब कुछ फेस करना है। अब तुम इस सब को बदल तो नहीं सकते, तुम्हें इसका सामना करना होगा। एनजी के डैड कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी हिम्मत दिखा रही है तो तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। तो लिंदाओ कहता है क्या फिक्र नहीं करे। एनजी नर्सिंग हाउस में होते इसको ये की कॉल आती है जिसको सुनते ही यहाँ से फौरन भागने लगती है। अब ये लिंदाओ के घर पर आ जाता है। ये लिंदाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिंदाओ कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस फुटबॉल खेलते हुए ये भी कह ही रहा होता है तो ये कहता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये लिंदाओ से पूछता है कि ये सब कब हुआ। लिंदाओ कहता है कि 2 महीने पहले। ये कहता है कि क्या मॉम डैड को इस बारे में मालूम है। तो लिंदाओ कहता है कि हाँ। ये जज्बाती होकर कहने लगता है कि तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे और मुझसे कहा कि मुझे तुम पर भरोसा करना होगा, लेकिन क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया है? क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? लिंदाओ कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम अफेक्ट हो। ये कहता है कि आप सब लोग
मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए मुझसे कोई बात भी शेयर नहीं करते। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे ये बात मालूम नहीं होती कि मेरा भाई डिसेबल हो गया है। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब एनजी ये के पास आती है। ये एनजी से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एनजी कहती कि मुझे भी अभी मालूम हुआ है, तुम्हारे भाई ने किसी को भी नहीं बताया, सबको खुद ही मालूम हुआ है। एनजी कहती है कि इसके डायग्नोज को 6 महीने गुजर गए हैं। लिंताओ ने तुम्हारी खातिर डैड से थप्पड़ खाया, तुम्हें म्यूजिक एकेडमी भेजने के लिए पैसे जमा किए और फिर अपने फेस पर स्माइल रखते हुए तुम्हें एकेडमी भेज भी दिया। तुम और अपने भाई से क्या चाहते हो। ये कहता है कि आखिर उसने हमें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। एनजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमें इस तरह से देखकर ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि हम उसको कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी उसको बचा नहीं सकता। एनजी ये से कहती है कि तुम्हारे भाई के पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल हैं। ये बात सुनते ही लिंताओ को आकर हक करता है और रोने लगता है। अब ये डोंगन के साथ फुटबॉल खेलने के लिए आता है और लिंताओ इनको देख रहा होता है। दूसरी तरफ एनजी नर्सिंग हाउस में अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। ये खाना बनाना सीख लेता है और ये लिंताओ को अपना बनाया हुआ खाना ट्राई करने के लिए कहता है। लिंताओ कहता है कि ये तो वाकई में मजे का है। आज ही सब लोग लिंताओ के साथ किरियोके आए होते हैं, जहाँ पर ये सब काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह चैन लिंताओ के लिए लेटेस्ट मॉडल की व्हीलचेयर लेकर आता है। अब ये दोनों लिंताओ को इस व्हीलचेयर पर बिठाते हैं। ये व्हीलचेयर ऑटोमेटिक होती तो लिंताओ इसको खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। एनजी चैन से कहती है कि ये कितने की है, तो चैन कहता है कि लिंताओ को ये मेरे डैड ने दी है। तो लिंताओ कहता है कि फिर तुम मेरी तरफ से अपने डैड को थैंक्स बोल देना। रात में एनजी लिंताओ का मसाज कर रही होती है तो लिंताओ एनजी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एनजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काम पर वापस जाना चाहते हो। लिंताओ कहता है कि तुम्हें हमेशा ही कैसे मालूम होता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। एनजी कहती है कि अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हुई। लिंताओ कहते है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा काम पर जाना ठीक होगा। एनजी कहती है कि कल डोंगयन और तुम्हारे लीडर कैफे आए थे, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी और उन्हें तुम्हारे काम पर आने से कोई एतराज नहीं है। एनजी कहती है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इस बीमारी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबके साथ बिल्कुल नॉर्मली ही कम्पीट करना चाहिए ताकि सब ये देख सकें कि हम ये कर सकते हैं। लिंताओ कहते कि तुम ठीक कह रही हो। अगली सुबह एनजी लिंताओ को ऑफिस ले आती है। अब डोंगयन लिंताओ को मिस होंगजियान के ऑफिस में लेकर आता है। मिस होंगजियान कहती है कि मिस्टर वे ने बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और सभी बोर्ड डायरेक्टर्स का यही फैसला है कि तुम कंपनी के लिए काम कर सकते हो। अब मिस्टर वे ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई होती है। डोंगयन और एनजी मीटिंग में बैठे सभी लोगों को पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें एएलएस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ताकि सबको मालूम हो सके कि किस किस्म की बीमारी है। मीटिंग में लिंताओ सबको अपनी करंट कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। लिंताओ कहता है कि जब मैं बीमार हुआ था तो सबसे पहले मैंने अपने लीडर मिस्टर वे को बताया था, तो मेरे लीडर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। ये मेरे डिजाइनर बनने के सपने को आज भी सपोर्ट करते हैं। जब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था तो इन्होंने मेरे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज तलाश की। लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं लेकिन मेरे लीडर ने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। लिंताओ कहता है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी को इस बीमारी के साथ ही खत्म कर दूं। लिंताओ कहते हैं कि जब तक मैं काम कर सकता हूँ मैं जेजिया में काम करूंगा। मैं अपना ये छोटा सा सपना आप सबके साथ पूरा करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। सभी खड़े होकर लिंताओ के लिए तालियां बजाने लगते हैं और यही कह रहे होते हैं कि लिंताओ तुम ये कर सकते हो। एनसी इन सब का शुक्रिया अदा करती है। अब एनसी लिंताओ को जब काम पर जाने के लिए तैयार कर रही होती है तो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारा पहला दिन है। लिंताओ कहते हैं कि आज मैं अपने काम के पहले दिन से ज्यादा खुश हूँ। अब ये सब लोग मिलकर लिंताओ को कार में बिठाते हैं। चन लिंताओ को ऑफिस ले आता है और ऑफिस पहुँचते ही डोंगयन और लिंताओ के टीममेट्स इसके ऊपर आने में मदद करते हैं। अब लिंताओ ऑफिस में सभी लोगों के ऑर्डर्स देने में इनकी मदद करता है और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचाने का काम भी लिंताओ ही करता है। इसके साथ ही लिंताओ अपने लेफ्ट हाथ से डिजाइन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।